जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आने वाले एक साल के लिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं भारत में, आने वाले साल में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका बजट 2023-24 से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाने के फुल टू चांसेज है, यानी कि 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा डाटा अपने दिमाग में घोट कर पी जाना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं बजट 2023-24 की। अभी आपने एक शब्द सुना होगा अमृतकाल का। अमृतकाल 2022 से 2047 तक जारी है। इस अमृतकाल का ये पहला बजट है। यदि आपसे पूछे अमृतकाल का समय कौन सा है, 22 से लेकर 47 तक है। 25 वर्ष तक ये अमृतकाल महोत्सव या अमृतकाल का समय हम बना रहे हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा इस बार अमृतकाल में जो पहला बजट पेश किया गया वो उनका व्यक्तिगत 5वीं बार था। कौन सी बार था? 5वीं बार। यदि ऐतिहासिक क्षण की बात करें, ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब पेश हुआ? 1860 में जेम्स विल्सन ने किया है। स्वतंत्र भारत की बात करें, 1947 में षणमुखम शेट्टी ने किया है। गणतंत्र भारत की पूछे आपसे तो 1950 में जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया है। सर्वाधिक बार पूछे तो 10 बार मोरारजी देसाई ने किया है। पहली महिला पूछे आपसे इंदिरा गांधी है। और पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार पेश करने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण है। कितनी बार? 5वीं बार पेश किया है। तो ये ऐतिहासिक पॉइंट है, आपको याद होने ही चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। यदि आपसे पूछे कि हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या माना है, तो एक चमकता सितारा, शाइनिंग स्टार, चमकता सितारा इसको माना गया है। अब फैक्ट्स कैसे याद करने हैं आपको, ये भी ध्यान रखेंगे। 22-23 में आर्थिक विकास दर कितनी रहने वाली है? तो कितनी रहने वाली है ये रहने वाली है आपकी 7%। कितने? 7%। और 23-24 में आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान कितना है? तो 0.5 कम कर देंगे। कितना है? 6.5। तो 22-23 में सभी 7 रहे हैं आर्थिक विकास दर करने के लिए, और 23-24 में इन्होंने 0.5 को इसको कम कर दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, पीएम गरीब कल्याण योजना अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से फिर लागू कर दी गई है। 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी गई है, जिसमें फ्री राशन दिया जा रहा है। ये फैक्ट ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की बात करें भारत में कितनी है, तो 1.97 लाख है। भारत में कितनी है? 1.97 लाख है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर से सीधे कौन से नंबर पर पहुंच गई है? 5वें नंबर पर। किसको पछाड़ा है हमने? ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। कौन से नंबर पर आ गए हम? 5वें नंबर पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा नंबर है भारत का? 5वां नंबर है। ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन कब का है? जो इम्पोर्टेंट है आपको याद भी कराते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब का है? 2 अक्टूबर 2014 का। तो स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी मिशन चले हैं, महात्मा गांधी को लेकर चले हैं 2 अक्टूबर पर, तो 2 अक्टूबर 2014। उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू होती है 1 मई 2016। उज्ज्वला 1 मई 2016। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। तो जनधन योजना जब आई थी तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जनधन, जब इंसान को जब जनों को धन जमा करना था तो वो एक दूसरे के आगे पीछे लगे थे। आगे 2-8, यानी कि 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अमृतकाल के विजन को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर पैदा करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, और सुदृढ़ और स्थिर वह आर्थिक वातावरण पैदा करना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, केवल इतना ध्यान रखना है अमृतकाल विजन को हासिल करने के लिए किन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है? 3 चीज़ों पर, युवा पर, रोजगार पर और आर्थिक वातावरण पर। तो हो जाता है ना, क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से अमृतकाल का निम्न में से कौन सा विजन नहीं है। तो 3 याद होने चाहिए, युवा वर्ग, रोजगार, युवा को भी देखना है, रोजगार भी देखने हैं और आर्थिक वातावरण भी देखना है। फिर आपको फैक्ट जो पूछने लायक है, भारत का जो @100 की यात्रा है उसमें 4 रूपांतरणकारी मौके हैं। कौन कौन से हैं?
महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान या पीएम विकास भी बोलते हैं, पर्यटन और हरित विकास, पर्यटन और हरित विकास। तो 4 रूपांतरकारी मौके कौन से हैं आपको ध्यान रखने हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर है, पीएम विश्वकर्मा है, पर्यटन है, हरित विकास है। देखो महिलाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हमें रूपांतरण करना है किसी चीज़ में महिलाओं का ध्यान रखना है। पीएम विश्वकर्मा यानी कि कौशल, इंसान की एबिलिटी को डेवलप करना है, पर्यटन को देखना है यदि बाहर से यात्रियों को लाना है, हरित विकास करना है, डेवलपमेंट भी कैसा होना है हरित, जैसे हरित खेती, हरित ऊर्जा, हरित भवन का निर्माण करना है जिससे वातावरण को नुकसान ना हो, ये याद ध्यान रहेगा आपको। अब बजट की 7 प्राथमिकताओं पर प्रीवियस ईयर बोला हूँ, अभी हाल ही में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बजट की 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं ये आपको प्रॉपर ध्यान होनी चाहिए। एक तो समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, अंतिम छोर तक पहुंचाना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, समता उभारना। 7 के साथ याद होने थे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, निम्न में से बजट की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, तो इसमें कहीं भी महिला सशक्तिकरण नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण ऊपर पढ़ लिया हमने, महिला सशक्तिकरण ऊपर पढ़ लिया है। @100 की 4 रूपांतरकारी मौकों में है, वो बजट में नहीं है। तो बजट के साथ ध्यान रखने, विकास करना है तो समावेशी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करना है, अंतिम छोर तक पहुंचाना है सभी को, युवा शक्ति का ध्यान रखना है, वित्तीय क्षेत्र देखने हैं, हरित विकास करना है और समताओं को उभारना है। ये सारे फैक्ट्स हैं। इसमें महिलाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप इसमें पर्यटन के बारे में जिक्र नहीं देखेंगे क्योंकि पर्यटन वाला भी ऊपर है। तो ऊपर वाले याद कर लो आप, इससे बेटर क्या है, ऊपर वाले 4 याद कर लो कि विकास भी है, पर्यटन भी है, महिलाओं पर ध्यान है और विश्वकर्मा कौशल सम्मान भी है। उसके बाद यदि आपसे पूछे आर्टिकल 111 क्या होता है, यदि प्रति व्यक्ति आय का विवरण देखना हो, प्राप्ति और व्यय का विवरण किस में दिया गया, आर्टिकल 111 में। और भारत में जो बजट है, बजट का नाम लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका नाम किस में उल्लेख है, आर्टिकल 112 में। 112 में बजट है किस नाम से, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे समावेशी विकास क्या होगा, जैसे कृषि वर्धक निधि बनाई जाएंगी, यानी कि कृषि वर्धक कोष की स्थापना की जाएगी, एक्सीलरेटर फंड तैयार किया जाएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम समावेशी विकास के अंतर्गत आएंगे। समावेशी विकास में इम्पोर्टेंट है मिलेट वर्ष 2023। मिलेट के लिए वैश्विक तौर पर इन्होंने 2200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र श्री अन्न इनको नाम दिया गया है, केंद्र श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना किसके लिए आई है, मिलेट्स के लिए आई है। मिलेट्स क्या होते हैं, जो हमारे पोषक खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हम अक्सर जो है मोटा अनाज को रखते हैं। पोषक और खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण हो, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा किस नाम से योजना शुरू करी है, श्री अन्न योजना या श्री अन्न इसको नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मिलेट वर्ष कब है, 2023 का बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, मिलेट्स में सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, भारत है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कैसे पूछने जाने लायक क्वेश्चन है कि भारत मिलेट्स में उत्पादक है सबसे बड़ा, पहले नंबर का, ठीक है, और निर्यातक है दूसरे नंबर का। तो उत्पादक में 1 बढ़ना है, निर्यातक में 2 बढ़ना है। उत्पादन कर रहा है 1, निर्यात कर रहा है 2, ध्यान रखेंगे, भारत है। जबकि आपसे पूछे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद में इस भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो बाजरा अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद वाला, इसको क्या बनाया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। मिलेट्स में क्या आएंगे, ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, सामा, ये सब किसके हैं, मिलेट्स हैं। मिलेट्स का वर्ष 2023 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में और अदर बात करें, 20 लाख करोड़ रुपए को कृषि ऋण के लिए तहत दिया जाएगा, जैसे फसल पे देना। कृषि ऋण में कौन कौन सा मिलोगे, केवल फसल नहीं होगी, पशुपालन भी होगा, डेयरी और मत्स्य पालन सब होंगे। इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें और लिखी हैं। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक होगा, 2047 तक। अमृतकाल हमारा 2022 से कब तक है, 47 तक है, 2047 तक है। अब 47 में कौन सा होगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया 47 में इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा, मिशन है, टारगेट है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की जाएगी। बच्चों एवं किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन पूछने लायक है कि निम्न में से बजट 2023-24 में कौन सा टारगेट नहीं रखा गया है, तो सिकल सेल एनीमिया का भी है,
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे और बच्चों के लिए डिजिटल पुस्तकालय भी खुलेंगे, जिसमें आप ऑनलाइन कोई सी भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। दूसरी इसकी प्राथमिकता थी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अंतिम छोर तक किसी भी चीज़ को पहुंचाना। इसके लिए इन्होंने महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरुआत की है। अब यदि आपसे पूछ ले कि कितने महत्वाकांक्षी ब्लॉक खुलेंगे, 500 खुलेंगे, जबकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कितने थे, 112। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कितने थे, 112। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पिछले बजट में आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, कितने थे, 112। ब्लॉक में कितने हैं, 500। इस बार 500 बढ़ा दिया डाटा, जब हर साल बढ़ता है ये कुछ ना कुछ। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन क्या है, विशेष रूप से संवेदनशील जो जनजातीय समूह है उसको हम पीवीटीजी बोलते हैं, पीवीटीजी बोलते हैं, पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप। इसका गठन कब किया गया, या पीवीटीजी का गठन अलग से किस आयोग के द्वारा किया गया? तो जो ढेबर आयोग है 1973 का, ढेबर आयोग 1973 का है। इन्होंने पीवीटीजी को अलग ग्रुप में रखा है। इनकी संख्या कितनी आपसे पूछे, 75 है। और सर्वाधिक पीवीटीजी कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में ये विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह है। संख्या में 75 बच रहे हैं, उड़ीसा में सर्वाधिक है। ढेबर आयोग 1973 का है, अलग ग्रुप में रखा गया है। स्थिरता और घटती जनसंख्या, आदिम जनजाति हैं ये। शिकार और लिखना पढ़ना, ये शिकार करना जानते हैं और लिखना पढ़ना ये नहीं जानते। अब आपसे पूछे ऊपरी भद्रा योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊपरी भद्रा योजना का संबंध किस जिले से, किस राज्य से है? तो राज्य पूछेगा तो कर्नाटक है। और यदि आपसे पूछे कर्नाटक में ऊपरी भद्रा योजना का संबंध किस आपदा से है, तो सूखा प्रभावित आपदा से है। तो सूखा भी ध्यान रखना है। देखो ऊपरी भद्रा, जब आपको ऊपरी खांसी उठती है ना, तो आपको सूखी खांसी सी उठती है। तो ऊपरी भद्रा का संबंध सूखा प्रभावित क्षेत्र कर्नाटक से है। क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ की सहायता की गई है। भारतीय साझा पुरालेख निधान, भारत श्री एक अनश्री योजना है, एक भारत श्री है। भारत साझा पुरालेख निधान 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यदि आपसे पूछे 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किस योजना के तहत किया जाएगा, तो भारत श्री के तहत किया जाएगा। अवसंरचना और निवेश, तीसरा क्या था, अवसंरचना और निवेश। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का कितना होगा, 4.5% होगा। देखो इस बार विकास दर कितनी है, 7%। 23-24 के लिए कितनी रहेगी, 6.5%। ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट है जो आपको याद रखने डाटा के हिसाब से। समता को सामने लाना, यानी कि आई गोट कर्मयोगी एक मिशन तैयार किया जाएगा, मिशन कर्मयोगी, जिसमें प्रशासन के जो पारदर्शिता है उसको जवाबदेही के लिए उजागर किया जाएगा। सिविल सेवकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि अब देखो जो आईएएस पीसीएस भी अधिकारी होंगे उनको भी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत, आई गोट कर्मयोगी या मिशन कर्मयोगी के तहत। मिशन कर्मयोगी या आई गोट कर्मयोगी के तहत जो सिविल अधिकारी होंगे, सिविल सेवक होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, 3 बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, याद रखेंगे। स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सामान्य विजिलेंस पहचानकर्ता के रूप में इसको जाना जाएगा। तो यदि आपसे पूछे कि सामान्य पहचानकर्ता के रूप में वर्तमान में किसका उपयोग किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड नहीं लगाना, वहाँ क्या लगाना है, पैन कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर को अब सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि आपसे पूछे 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण करेगी केंद्र सरकार। 5G सेवाओं के लिए 5G सेवा कब स्टार्ट होती है, 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होती है। कारगर न्यायालय प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू कर दिया गया है। तो ई न्यायालय भी है इस बार, ऑनलाइन पुस्तकालय भी है, एप्लीकेशन भी है, पैन कार्ड का भी जिक्र है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र है, आई गोट कर्मयोगी है। ये सभी आपको भारत श्री योजना है और ऊपरी भद्रा योजना है कर्नाटक सूखा प्रभावित क्षेत्र में, और पीवीटीजी ढेबर आयोग 75 संख्या उड़ीसा में है। 75 संख्या कहाँ है, उड़ीसा में। हरित विकास की बात करते हैं।
इस हरित विकास में मिशन लाइफ जो शुरू किया गया था वो गुजरात में शुरू किया गया था, और पंचामृत का जो जिक्र किया गया है वो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26वीं बैठक हुई थी उसमें जिक्र हुआ था पंचामृत का, और यूपी सरकार ने भी अपने उसमें किया था इसका जिक्र। अब इसके हरित विकास में टारगेट क्या है? निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 का टारगेट है। सिकल सेल एनीमिया 2047 का है। सिकल सेल एनीमिया कब का है? 2047 का है। और निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन कब का है? 2070 का है। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए इन्होंने 19,700 करोड़ रुपए तैयार किए हैं, यानी कि इसमें इतना पैसा लगेगा हरित हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन को वर्तमान में सबसे स्वच्छ ऊर्जा ईंधन के रूप में जाना जाता है। पीएम परमाण क्या है? पीएम परमाण क्या है? पृथ्वी माता के पुनरुद्धार और इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम परिणाम योजना एक तैयार की गई है, जिसमें क्या किया जाएगा? रासायनिक उर्वरक का सीमित उपयोग किया जाएगा, भूमि प्रदूषण को रोकना इसका टारगेट रहेगा, गोबर का यूज, नैनो यूरिया का यूज किया जाएगा, और पृथ्वी प्रदूषण को कम करना है। तो इम्पोर्टेंट हो गए पीएम परिणाम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पीएम परिणाम में उर्वरकों का ध्यान है, भूमि प्रदूषण रोकना है, गोबर का उपयोग करना है, और पृथ्वी प्रदूषण को कम करना है। इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद गोवर्धन स्कीम इनकी इम्पोर्टेंट रहेगी। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोवर्धन स्कीम है इनकी। 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 500। गोवर्धन वेस्ट टू वेल्थ की ओर कितने संयंत्र स्थापित होंगे? 500 होंगे। किसके तहत? गोवर्धन स्कीम के तहत होंगे। मिष्टी योजना क्या है? मिष्टी भी इम्पोर्टेंट है। तटवर्तीय जो पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल है। मिष्टी क्या है? एक मैग्रोव पहल है। आप सीधा ये ध्यान रखेंगे, जो तटवर्ती इलाके होते हैं जैसे गुजरात और ये आपका इधर जो है पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल में मैग्रोव वन है, और इधर किधर गुजरात वाले साइड भी मैग्रोव वन है। तो पहला स्थान तो पश्चिम बंगाल का है, दूसरा गुजरात का है। तो मिष्टी योजना का संबंध भी इन मैग्रोव वन से है। मैग्रोव वन यानी कि ये लवणीय भूमि में पैदा होने वाले वन होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैग्रोव वन किस टाइप की भूमि में पैदा होते हैं? लवणीय भूमि में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मिष्टी योजना मैग्रोव वन से है, मिष्टी मैग्रोव वन से है। अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना है। आपसे पूछ सकता है भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सी योजना है? अमृत धर योजना है, अमृत धरोहर योजना है। सर्वाधिक अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र किसके पास है? तो तमिलनाडु के पास है। इंपॉर्टेंट है, किसके पास है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट जो 6 नंबर की प्राथमिकता थी इसमें वो थी युवा शक्ति। युवा शक्ति से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स रखने हैं ध्यान? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का उद्घाटन इन्होंने कर दिया है इसमें, यानी कि इसको फिर से चलाएंगे ये, जिसमें 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित किया जाएगा। कितने? 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करे जाएंगे। और इस युवा शक्ति में देखो अपना देश योजना को चलाया गया है, यानी कि अब सांसद वगैरह को बाहर नहीं टिकट दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि देखो अपना देश, अब आप अपने देश में ही ट्रैवल कीजिए। ये बढ़िया स्कीम है युवा शक्ति में। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत जो सीमावर्ती गांव होंगे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, उनका विकास करना है। यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें एक जिला और एक उत्पाद को जो है उसमें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यूनिटी मॉल का अर्थ ये होगा कि आप एक ज़िले में जो एक उत्पाद होगा उसको तैयार करके इसमें रखेंगे, और यहाँ से उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसको यहाँ से कोई भी खरीद सकता है। तो युवा शक्ति में 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, देखो अपना देश, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम और यूनिटी मॉल। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र की बात करें हम, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर तैयार किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र होंगे जो 2 वर्षों के लिए होंगे, और 2025 तक इनको रखा जाएगा। इसमें जो ब्याज की दर रहेगी 7.5% रहेगी, और 2 लाख तक की जमा सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। किसमें? महिला सम्मान बचत पत्र में इन्होंने वित्तीय क्षेत्र में एक योजना तैयार की है, महिला सम्मान बचत पत्र, जो 2 वर्षों के लिए होगी 2025 तक, क्योंकि 23 में शुरू होगी तो 25 तक रहेगी। इसमें ब्याज दर इनकी 7.5% रहेगी, और 2 लाख तक की इसमें जमा की सुविधा रहेगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी शुरू की है। इसकी मैक्सिमम लिमिट थी जो 15 लाख से बढ़ाकर इन्होंने कितनी कर दी है? 30 लाख कर दी है, यानी कि 2 गुना कर दिया। इसको ध्यान रखेंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जो लिमिट थी उसको कितना कर दिया गया है? 30 लाख कर दिया, यानी कि 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अब नोट जो आपको याद रखना है, राजकोषीय प्रबंधन
राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना होता है? 3.5% होता है, 3.5% होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी जाती है? 0.5%। 50 वर्षों तक राजकोषीय प्रबंधन में क्या इन्होंने स्कीम चलाई है कि आने वाले 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को प्रदान किया जाएगा। ये राजकोषीय प्रबंधन इन्होंने किया है कि राज्य यदि ऋण ले रहे हैं तो उन्हें 50 साल के लिए बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। इसका मतलब ये है। राजकोषीय घाटा जो आपको ध्यान रखना है, 22-23 के लिए कितना था? 6.4% था। 23-24 के लिए 5.9%, 25-26 के लिए 4.5%। ये इनके अनुमानित लक्ष्य हैं। जबकि आपसे विकास दर की बात करें तो विकास दर 22-23 में 7%, 23-24 में 6.5% रहने का अनुमान है। 2% ये हैं, 7 और 6.5। 7 22 में सब 7 थे, 22-23 में 7%, 23-24 में 6.5%। और यदि आपसे राजकोषीय घाटा पूछे कि 22-23 के लिए कितना होगा तो 6.4% रहेगा। 23-24 में कम हो जाएगा 5%, 5.9% हो जाएगा, यानी कि 1.5% कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये और 1.5 कम कर लो, 4.5%, लगभग इतना रहेगा। व्यक्तिकर आयकर की स्लैब की बात करें हम, कर स्लैब सीमा 6 से कितनी कर दी गई है? 5। पहले स्लैब की जो सीमा थी वो 6 थी, अब कितनी हो गई है? 5। कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। कर सीमा छूट कितना कर दिया गया है? 3 लाख है। अब कैसे स्लैब ध्यान रखने, ये स्लैब है इसके 0 से 3 लाखों में, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12, 12 से 15 और फिर 15 से ऊपर। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, 3 के अंतर पर 15 तक लिख लेने। उसके बाद कितने परसेंटेज है, दर कितनी है, यानी कि टैक्स के रेट क्या रहेगा? 0 से 3 लाख वालों के लिए 0, तो 0 वाले में 0 लिख देना है। उसके बाद फिर 5 का फंडा लगाना है। देखो इधर 3 साल वाला 3 लाख का और इधर 5 का। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 के बाद सीधा 25 नहीं आना, फिर कितना आना? 30। 15 से ऊपर वालों के लिए 30% है। अब यदि आपसे इम्पोर्टेंट पूछे कि भारत सरकार में रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? उधारी से आता है। और रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? तो कर्जे में जाता है। कर्जे में यानी कि ऋण में चला जाता है, ऋण देने में जाता है और आता 34% चला जाता है। जीएसटी से हमें सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता है। ये थे आज का हमारा बजट 2023-24। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आपने यदि इसको एक बार और रिकॉल कर लिया अच्छे से तो इसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे कभी नहीं छूटेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।